नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन भोसले आज आपके समक्ष शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा BA भाग 3 के लिए रखे हुए पाठ्यक्रम में से हिंदी साहित्य का इतिहास नामक 9वां प्रश्न पत्र किस उद्देश्य से रखा है इसके बारे में जिक्र करूंगा। आपके सामने ये जो 9वां पाठ्यक्रम 9वां प्रश्न पत्र रखा है, यह प्रश्न पत्र रखने के पीछे जो विभिन्न उद्देश्य है में से पहला उद्देश्य उन्होंने समिति ने दिया है हिंदी भाषा तथा साहित्य की विकास यात्रा से अवगत कराना। अब देखिए, पहले हमें इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करते वक्त इस बात को जान लेना है कि हिंदी भाषा कब निर्माण हुई और उसमें साहित्य लिखना कब आरंभ हुआ, उसके बाद उसका विकास कैसे होता गया और तब से लेकर आज तक उसके विकास की दृष्टि से कौन कौन से भागों में विभिन्न विद्वानों ने उसे बांटा है, इसके बारे में हमें जानकारी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हासिल करनी है। इसके बाद अगला जो उद्देश्य है हिंदी साहित्य की विकास यात्रा में हिंदी भाषा के माध्यम से अलग अलग विचारधारा और प्रवृत्तियों से अलग कराना। अब देखिए, हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास है यानी साधारण तौर पर सन 1000 या संवत 1050 से आज तक हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसे विकास यात्रा कहा जाता है और उसमें अलग अलग विचारधारा या प्रवृत्तियां यानी इस पर विचार करते वक्त विशिष्ट समय में विशिष्ट विचारधारा, जैसे कि समझ लीजिए शुरू में संवत 1050 से लेकर 1375 तक एक विचारधारा रही है। रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कहा है, कुछ लोगों ने उसे आदिकाल कहा है। तो इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रवृत्ति थी कि वीरतापूर्ण साहित्य लिखना, युद्धों का सचिव वर्णन करना, तो एक विचारधारा, एक प्रवृत्ति है। उसी प्रकार 1376 से 1700 तक रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे भक्ति काल कहा है, तो यह एक भक्ति की प्रवृत्ति है या आगे रीति काल की प्रवृत्ति है। तो इसी प्रकार एक विचारधारा या प्रवृत्ति आदि से परिचित कराना, यह एक उद्देश्य है। उसके बाद अगला उद्देश्य दिया है छात्रों में साहित्य समझने तथा उसका आस्वादन मूल्यांकन करने की दृष्टि विकसित करना या बढ़ाना। अब देखें, साहित्य समझने तथा उसका आस्वादन मूल्यांकन करने की वृत्ति विकसित करना यानी जैसे कि समझ लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के बाद उसके अंतर्गत इतिहासकारों ने क्या कहा है, कौन से आधारों के आधार पर इतिहास लेखन किया है और कौन से विवादास्पद प्रसंग है, कौन से साहित्यिक ग्रंथों में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गए हैं, फिर उस पर आज भी संशोधन चल रहा है। फिर अगर समझिए आपके मन में कोई विचार है कि इस पर मैं भी कुछ संशोधन करूं, कुछ नया ढूंढूं और उसकी स्थापना करूं, तो यह दृष्टि आपके मन में विकसित करना, यह भी एक उद्देश्य इसके अंतर्गत है। पढ़ने के बाद यह दृष्टि आप विकसित करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। फिर अगला जो चौथा उद्देश्य है छात्रों को साहित्य के संदर्भ में विभिन्न साहित्यिक विधाओं के विकास क्रम से परिचित कराना। तो आपको साहित्य के संदर्भ में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का विकास क्रम कैसे हुआ इससे परिचित कराना है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए महाकाव्य है, तो अगर संस्कृत से ही इस काल के हिंदी साहित्य को देन है, या खंड काव्य हो या समझिए अन्य काव्य विधा हो, तो ये संस्कृत से मिली हुई बहुत सी देन है। लेकिन आगे जाकर अब इस सत्र में नहीं, लेकिन अगले सत्र में उसका अध्ययन आपको करना है कि जैसे समझिए गद्य की अनेक विधाएं, जैसे कि उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, यात्रावृत्त है, तो यह एक साहित्यिक नई विधाएं है। इनका विकास कैसे हुआ, कब से हुआ और
उनका विकास होते वक्त उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते गए, आदि बातों का इसमें परिचय कराना यह एक उद्देश्य है। उसके बाद अगला पांचवा उद्देश्य बताया है छात्रों को युगीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में हिंदी से अवगत कराना। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास देखते वक्त साहित्य कैसे लिखा गया, किस स्थिति में लिखा गया और उसमें आमुख विश्लेषण क्यों आया है, आमुख सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ है और आमुख सामाजिक समस्याओं का चित्रण नहीं हुआ, केवल राजनीति का चित्रण हुआ है, केवल राजाओं का, केवल सरदारों का चित्रण हुआ है, देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, कौन सी परिस्थितियां उसके लिए कारण है, इसका अगर अध्ययन करना है तो समसामयिक स्थितियों का अध्ययन करना, परिस्थितियों का अध्ययन करना यह अत्यंत आवश्यक होता है। अगर समझिए भक्तिकालीन हिंदी के बारे में जानना है, भक्तिकालीन साहित्य के बारे में जानना है, तो उस समय का माहौल कैसा था, राजनीतिक माहौल कैसा था, सामाजिक माहौल कैसा था, साहित्यिक या धार्मिक माहौल कैसा था, उसका प्रभाव साहित्य में कैसे आ गए हैं, इन बातों का हर काल के अनुसार परिस्थितियों के आधार पर हमें पता चलता है और उस काल की हिंदी में कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियां आ गई, इसे भी उस काल की ये विभिन्न परिस्थितियां कारण होती है, इसलिए उन परिस्थितियों से अवगत होना यह भी एक उद्देश्य है। उसके बाद अगला छठा उद्देश्य दिया है इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन और नामकरण को जानने के लिए प्रेरित करना। देखिए इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन और नामकरण, अब देखिए काल विभाजन यानी हिंदी भाषा कब आई, इस भाषा में साहित्य लिखना कब शुरू हुआ, और इस भाषा में साहित्य लिखना जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक क्या एक ही प्रवृत्ति रही, और अगर अलग अलग प्रवृत्तियां रही हैं तो उससे प्रवृत्ति के अनुसार कैसे विभाजित करना है। इसके लिए जॉर्ज ग्रियर्सन या समझिए रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त या शिव कुमार शर्मा आदि हिंदी के विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अनेक प्रयास किए हैं, अपने अपने तरीके से इसे अलग अलग भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, काल विभाजन किया है। तो यह काल विभाजन कैसे किया है, यह विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं और इसे समन्वित रूप से किस प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मत कौन सा है या सुष्ठु मत कौन सा है, इस पर भी हमें यहाँ विचार करना है। अब देखिए इसके साथ साथ जोड़ा है नामकरण को जानने के लिए प्रेरित करना। तो नामकरण यानी जैसे कि कुछ काल, जैसे कि आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का हुआ। तो काल विभाजन के अंतर्गत समझिए आदिकाल नाम दिया है, तो आदिकाल को आदिकाल ही सभी ने कहा है या उसके साथ साथ कुछ और नाम भी है, जैसे कि आदिकाल के नामकरण पर विचार करते वक्त आदिकाल के लिए किसी ने वीरगाथा काल कहा है, किसी ने चारण काल, किसी ने सिद्ध सामंत युग, तो किसी ने बीजोपन काल कहा है। तो यह अलग अलग नाम दिए हैं, तो इन नामों से परिचित कराना और ये क्यों दिए हैं, इनमें सबसे उचित कौन सा है, आदि बातों पर हमें गौर करना है। उसके बाद भक्ति काल हो, आधुनिक काल हो, रीति काल हो, इनके नामकरण के बारे में भी कौन सा मत है विद्वानों का और हमें क्या लगता है, निष्कर्ष क्या है, इन बातों पर हमें विचार करना है। अब देखिए इसके बाद सातवां उद्देश्य यहाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया है हिंदी के प्रमुख संत कवि, उनकी रचनाएं और उनका समाज सुधार में योगदान से परिचित कराना। अब इस काल के यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में हर समय के अनुसार कुछ महान कवियों का निर्माण हुआ, उनके साहित्य का निर्माण हुआ। तो समझ लीजिए उन कवियों के द्वारा जो साहित्य कर्म हुआ है, इसके अलावा साहित्य कर्म के माध्यम से सामाजिक जो दायित्व उन्होंने निभाया है या समाज के लिए जो कुछ लिखा है, तो उन्हें भी जान लेना यह आवश्यक होता है। कि जैसे उदाहरण के तौर पर आदिकालीन साहित्य में ज़्यादातर कवि राजदरबार में रहने वाले थे, परिणामतः उन्होंने समाज के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने राजनीति का चित्रण जो किया है, उस काल के परकीय आक्रमणकर्ताओं का चित्रण किया, उसके माध्यम से भी
या उनके द्वारा अपने राजाओं के साथ लड़ाई में हिस्सा लेकर राजा की मदद करने के लिए जो प्रयास हुआ है, उसके द्वारा भी समझ में आ जाता है कि उन कवियों के द्वारा राजनीति में योगदान किया हुआ है। लेकिन समाज सुधार की दृष्टि से विचार किया जाए तो भक्ति काल में बहुत से कवि है कि जैसे कबीर हैं, उन्होंने अपने आसपास के समाज को देखा और समाज की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए अपने साहित्य के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रयत्न किया है कि समझे मिथ्या आडंबर हो या भक्ति के मार्ग में जो तीर्थ स्थानों का अनावश्यक महत्व हो उसके पर टीका टिप्पणी करना और समाज को एक सही दिशा दिखाने का काम करना एक समाज सुधार है। इसी प्रकार का कार्य आगे जाकर बहुत से भक्तिकालीन साहित्यकारों ने तो किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक काल में इस पर ज्यादातर विचार हुआ है। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार हो या समझे नियरला जैसे साहित्यकार हो कि जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का, समाज के अंदर होने वाले जाति भेद या समझे छुआछूत का या समझे किसी अज्ञानवश किसी को लूटना, किसी को फंसाना आदि बातें हैं, इसके खिलाफ साहित्य लिखने का प्रयास किया। आधुनिक काल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कविताएं और साहित्य लिखा गया। तो इसी प्रकार इन कवियों के साहित्य को और उसके माध्यम से दिए हुए महत्वपूर्ण संदेशों को जानना यह भी एक उद्देश्य है। इसके बाद आगे बताया हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य पद्य विधा और उसके भेदों से अवगत कराना। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य पद्य विधा, तो ये विधाएं कब से आई, किसकी प्रेरणा से आई, गद्य का विकास कैसे हुआ, कब से हुआ, उसके बाद उसके भेद उपभेद आदि से अवगत कराना कि जैसे समझिए काव्य भेद कौन से हैं, काव्य भेदों में कौन सा काव्य भेद कहाँ से आ गया, या कौन सी विधाओं का विकास होते वक्त उसके लिए पाश्चात्य कौन सी विधा का प्रभाव यहाँ हुआ और उसके द्वारा उसका विकास हुआ। तो आदि बातें जान लेना और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना और हमारे ज्ञान को परिपुष्ट करने के साथ साथ नए विचारों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अंतर्गत, छात्रों के अंतर्गत नए विचार भरना, यह एक उद्देश्य ये पूरे प्रश्न पत्र का है। तो ये पूरे प्रश्न पत्र का अध्ययन करते वक्त इन बातों की दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है, इतना ध्यान में रखिए। तो आपने जो ध्यान से सुना इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बातों को विराम